स्टूडेंट्स बेटा सामने देखना शुरू कीजिए। कार्नेट इंजन के हवाले से 4 स्टेप्स के मुतालिक मैंने आप लोगों को वर्डिंग में पहली वाली वर्डिंग तो लिखवा दी थी। मैंने क्या कहा था कि देखिए इसमें क्या हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और लास्ट में क्या आएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन आएगा। इसमें मैंने आपको वर्डिंग क्या लिखवाई थी, इसकी वर्डिंग मैंने लिखवाई थी कि इन दिस प्रोसेस वी उसका क्या प्लेस, इन दिस प्रोसेस वी प्लेस कार्नेट इंजन of volume V1, pressure P1, temperature T1 on a hot body and Q1 amount of heat energy enter into the system, Q1 amount of heat energy enter into the system and V decreases the pressure to P2, then volume changes to V2 but temperature remains same। ये वर्डिंग थी इसकी। अब जो बच्चे लिख के आए हैं वर्डिंग वो देखते जाएं, चेक करते जाएं, जो नहीं लिख के आए तो फिर वो यहां से पिक करते जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक आया था, एडियाबैटिक। इसमें मैंने क्या कहा था कि जिसकी फाइनल स्टेट होगी वो इसकी क्या होगी, इनिशियल होगी। इसमें मैंने क्या कहा, मैंने लिखवाया इन दिस प्रोसेस वी प्लेस कार्नेट इंजन ऑफ वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T1 ऑन एन इंसुलेटर एंड वी डिक्रीजेस द प्रेशर टू P3, देन वॉल्यूम चेंजेस टू V3 एंड टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस टू T2। डिक्रीजेस समझना है तो चेंजेस भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस टू T2। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन आ गई। उसके बाद थर्ड प्रोसेस, अब मैंने क्या कहा था, देखिए पहले ऊपर गए और ऊपर गए, अब वापस नीचे आएंगे और फिर बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। अब हम ये और ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब आइसोथर्मल कंप्रेशन आएगा। गाड़ी का यही होता है ना, पहले आप हीट देते हैं, इग्निशन का मतलब क्या, आपने हीट दी उसको, पेट्रोल के स्पार्क आते हैं अंदर हीट होती है, तो पहले हीट देते हैं और फिर धुआं निकलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि धुआं पहले निकले उसके बाद आपने चाबी लगाई, ऐसा नहीं होगा। चाबी लगाएंगे धुआं निकलेगा, यानी चाबी लगाएंगे रेस देंगे। रेस देने का मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज। रेस जो दे रहे हैं आप पिस्टन पे, उसका मतलब यही प्रेशर में चेंज ला रहे हैं आप, क्योंकि आप जो रेस देते हैं उसमें प्रेशर में चेंज आ रहा होता है। तो अब ये धुआं निकलने का प्रोसेस है, ये आग लगाने का प्रोसेस था, यानी इग्निशन, प्लग से स्पार्क गया और कंबशन हुई, ये वो प्रोसेस था। ये सेकंड। अब ये जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, धुआं, ये वाला प्रोसेस है। अब देखो इन दिस प्रोसेस, अब इसमें अगेन हम प्रेशर अब डिक्रीज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज, ताकि वॉल्यूम अब कम, अगेन क्या होना शुरू, कम। इन दिस प्रोसेस वी प्लेस कार्नेट इंजन ऑफ वॉल्यूम V3, pressure P3 and temperature T2 on a cold body। cold body मतलब हमने जो साइलेंसर होता है वो ठंडा एनवायरमेंट रखता है, ठीक है ना, on a cold body and we increases the pressure to P4, then volume changes to V4। this is V3 and this is V4, right? Then volume changes to V4 but temperature remain same। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन की। एडियाबैटिक कंप्रेशन में वहीं आ जाएंगे जहां से पार्टी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। अब ये देखें इस वक्त राइट नाउ जो वॉल्यूम है वो क्या है, V4, प्रेशर क्या है P4 और टेम्परेचर क्या है T2। हमने प्रेशर इंक्रीज किया, P4 से क्या कर दिया P1, तो ये पिस्टन कहां आ जाएगा, नीचे। जब पिस्टन नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम V4 से, अच्छा क्योंकि एडियाबैटिक है तो इसको किस पे रखा है हमने, इंसुलेटर, तो वॉल्यूम V4 था तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा अगेन। टेम्परेचर भी चेंज होके T2 से क्या हो जाएगा, T1। तो ये देखो इसको पढ़ेंगे। अब ये देखो एरो से भी अंदाजा लगा लोगे, इधर गया एरो से, फिर ये इधर आया, फिर इधर, अब अगेन वहीं से पार्टी, क्योंकि इंजन जो है वो इस तरह से पिस्टन मूव करता है, ये फिर ये, अब वो चलता जा रहा है, इंजन चलता जा रहा है और आगे आपकी गाड़ी बढ़ती जा रही है। इसकी वर्डिंग भी देख लो, इन दिस प्रोसेस वी प्लेस कार्नेट इंजन ऑफ वॉल्यूम V4, प्रेशर P4, टेम्परेचर on and we increases the pressure to P1, then volume changes to and temperature also changes to। मुश्किल तो नहीं है,
बेटा अब अभी तक क्या कुछ हो चुका है इसको सुनो, क्योंकि अभी भी कार्नेट इंजन का टॉपिक चल रहा है आगे। अब इसका ग्राफ है, इसकी डेरिवेशन है, सब मौजूद है जो आज की क्लास में हम निपटाएंगे। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कार्नेट इंजन का सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में अगर आया तो ये आएगा व्हाट इज कार्नेट इंजन एंड प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन मस्ट बी लेस देन 100%। कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। इवन ये वाला आइडियल इंजन है, उसकी भी एफिशिएंसी 100% से कमी आएगी, भी देखिएगा कैसे आएगी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हुआ था कि सैडी कार्नोट नामी एक साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसा इंजन बनाया जो हर किस्म के एनर्जी लॉसेस से क्या है, पाक है, उसमें किसी किस्म का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। याद आ रहा है? अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी क्या करवाई थी, बताओ भाई क्या करवाई थी, देखने की जरूरत पड़ रही है, कंस्ट्रक्शन करवाई थी। उसके बाद इसकी क्या करवाई थी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कहा था, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन, आइडियल गैस, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। याद आ गया? उसके बाद मैंने कहा था मेन टॉपिक कौन, कार्नेट साइकिल, जो अराउंड 2 पेज के करीब तो चलेगा और चला होगा मेरे ख्याल से 200 पर ही गया होगा, 2-2.5 पेज का टॉपिक है। लेकिन जिस तरह मैंने पढ़ाया है, मैं यकीन कर मानता हूं इस बात के ऊपर कि अगर तरीके से पढ़ा है मुझसे आपने, इस टॉपिक को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा पैराग्राफ आप खुद अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। डन है? अब आते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। इसकी डेरिवेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन हम करेंगे एफिशिएंसी की। मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम तो मिटा दो ना, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम अगर किसी ने बनानी है बना लो। और भाई एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन पे चलते हैं। अब अगली हमारी जो हेडिंग डलेगी वो इसकी एफिशिएंसी की डलेगी। एक बात मैं आपको बताऊं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। किसी भी सिस्टम में एफिशिएंसी निकालने का तरीकेकार होता है, आउटपुट को किससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे। जैसा अभी कुछ दिनों में आप लोग की एफिशिएंसी का मतलब क्या है, औकात आने वाली है, डरो नहीं, बहुत टाइम है अभी। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल है दिसंबर जनवरी इस तरह से रिजल्ट आएगा, तो हाँ वो टाइम है। अभी तुम लोग की कॉपी शायद स्टार्ट हुई है, चेक होना, तो अभी तो तुम लोग का प्रोसेस लंबा है, काफी दिनों के बाद तुम लोग का क्या आएगा रिजल्ट। उसमें तुम लोग की क्या आएगी असल में, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट यानी जो हासिल किया अपॉन इनपुट जो नंबर टोटल थे और मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो तुम्हारी परसेंटेज। सही है ना? तो ये आपके पास क्या आता है, एफिशिएंसी आती है। अब मुझे एक बात बताओ, इस इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है तो उसका फार्मूला यही होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अभी तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबको पता होना चाहिए इसका इनपुट कितना था, Q1। अभी इंजन में जो इनपुट दिया था क्या दिया था, सबको याद है? और जल्दी से बताओ आउटपुट क्या था। आप कहेंगे नहीं सर हम कुछ और फील कर रहे थे, हम जो जहन में सोच रहे थे वो Q2 सोच रहे थे कि भाई इनपुट Q1 है और आउटपुट क्या है, Q2। ना 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 ना, Q2 आउटपुट थोड़ी है, Q2 लॉस है। Q2 आउटपुट थोड़ी है भाई, Q2 तो लॉस है, वो जो धुआं निकला। मैं समझाता हूं, मिसाल ले लो, एक इंजन है और उसमें आपने 100 जूल की एनर्जी दी है और 100 जूल में से 20 जूल 20 जूल आपका धुआं बन के जाया हो गया, तो भैया अंदर जो वर्क डन हुआ, आउटपुट जो मिला वो कितने का मिला, तो 20 जूल आउटपुट थोड़ी ना है, आउटपुट तो 80 जूल है। तो 80 जूल आपने कैसे निकाला, Q1 में से Q2 को क्या करवाया है, माइनस करवाया है। सो आवर आउटपुट is not Q2, Q2 is our loss, our output is Q1 minus Q2. So efficiency is equal to output upon input multiplied by 100, so it should be Q1 minus Q2 upon Q1, output is Q1 minus Q2 and input is Q1 multiplied by 100. In next step it will Q1 minus Q2 upon Q1 multiplied by 100. क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये Q1 इसके नीचे भी आ गया, ये Q1 इसके नीचे भी आ गया, Q1 से Q1 1 minus Q2 upon Q1 multiply by, and this is the efficiency of कार्नेट इंजन। मुश्किल तो नहीं है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन की हेडिंग डालो, ये लिख लो जल्दी से, बस एफिशिएंसी की हेडिंग डाल दो, मेन हेडिंग तो कार्नेट इंजन की डली हुई है ना। अच्छा बेटे, एक इसका एक और फॉर्मूला भी है जो 2 मिनट के अंदर ड्राइव हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो टेम्परेचर है ना और जो हीट है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है। टेम्परेचर हीट का डायरेक्ट होता है ना भाई, हीट बढ़ाओगे पड़ेगा, हीट कम करोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। तो आपके पास यहां पर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q क्या है, Q का मतलब हीट है,
तो इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी Q2 की जगह क्या आ गया T2 और Q1 की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास एक और फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, इसे राइट डाउन कर ले और उसके बाद कार्नेट इंजन और टॉपिक एंड होने वाला है। लास्ट टॉपिक इसका ग्राफ और उसके बाद खत्म ये टॉपिक। हेडिंग डालो ग्राफ की, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, जो आपको हेडिंग अच्छी लगे। लंबी करने की आदत है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डालो, शॉर्ट शॉर्ट बात करने की आदत है तो ग्राफ की हेडिंग डालो। जल्दी से हेडिंग डालो फिर चलते हैं आगे। अब बेटा इसका लास्ट में ग्राफ बनते हुए देख लो और फिर उसके बाद इसकी वर्डिंग भी लिखवा दूंगा 2 मिनट के अंदर। देखो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम ग्राफ आ गया। शुरू में ये पूरे ग्राफ को जरा समझना, ये पूरा एक साइकिल था ना, कार्नेट साइकिल। तो साइकिल का ग्राफ हमेशा क्लोज लूप बनता है, याद रखना। एक कोई भी साइकिल होता है ना तो साइकिल का ग्राफ हमेशा ओपन लूप नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि पार्टी जहां से शुरू हुई वहीं पे आके खत्म होनी है। अब सबसे पहले यहां से देखते हैं। शुरू में आपको याद होगा प्रेशर क्या था P1, वॉल्यूम क्या था V1 और टेम्परेचर क्या था T1, और ये प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, नीचे आएगा प्रेशर, और वॉल्यूम क्या हो रहा था, तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आगे बढ़ा और प्रेशर नीचे आया। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या हुआ था? P2, V2 और T1। वेरी गुड, यही चाह रहा था मैं कि T1 बोले आप लोग, ये सही है ना, T1। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद मजीद प्रेशर कम हुआ था, मजीद प्रेशर कम हुआ था, वॉल्यूम आगे बढ़ गया था। ये देखें इधर क्या होगा? P3, V3, T2। यहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया था, याद है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बाद अब वापस आए थे हम। अब प्रेशर अगेन क्या होना शुरू हुआ था? इंक्रीज। ये देखें, ये पॉइंट कौन सा है? P4, V4, T2। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल, उल्टा बोल दिया मैंने, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और उसके बाद वापस यहीं पे पहुंच गए थे। तो ये आपके पास, ये जो मैंने छतरी बनाई है ना, ये आपके पास जो क्लोज लूप बना है, बेटा याद रखिएगा, इस क्लोज लूप में ये जो अंदर का लूप होता है ना, अंदर का जो एरिया होता है, वो यूजफुल वर्क को शो करता है। एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना, और अभी मैं वर्डिंग में भी लिखवाऊंगा। ये यूजफुल वर्क को शो करता है, यानी ये लूप जितना बड़ा होगा इसका मतलब इंजन उतना ज्यादा एफिशिएंट है, और ये लूप जितना छोटा होगा यानी इसका अंदर का एरिया जितना कम होगा इसका मतलब इंजन उतना कम एफिशिएंट है। क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे अगर सपोज करें आप मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं आने वाले दौर में, आप में से कोई भी, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट जो होता है ना, एक दौर में आज भी है वैल्यू, लेकिन अब ना पिछले 2-3 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वगैरह ज्यादा थोड़ी सी डिमांडिंग हो गई है, वरना पहले सबसे ज्यादा मैकेनिकल थी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या बनते हैं? वो मैकेनिक तो नहीं बनते वो वाले मैकेनिक जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन जैसे कार्स वगैरह इन सब में आगे जाहिर सी बातें जाते हैं, मैकेनिकल वर्क की तरफ जाते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, आप अगर बिलफर्ज गाड़ी बनाते हैं तो अब वक्त के साथ इंजन जदीद से जदीद बन रहा है ना, हमारी कोशिश होती है कि हम कम, जैसे आज से अगर आप कुछ साल पहले जाए ना, 15-20 साल पहले, तो हमारे पास जो कार्स होती थी वो मैं बता दूं, उंगलियों पे गिनवा देता हूं, मेहरान, शेराट, खैबर, एफएक्स, अच्छी में कोरे, कल्टस पुरानी वाली जिसको आजकल आप पूछते भी नहीं है क्या, हाँ कोरोला पुरानी वाली, ऑल्टो, ये सब थी, 10-15 गाड़ियां चलती थी। अब वक्त के साथ हमारे पास इंजन अच्छे से अच्छा होता चला गया ना, आजकल हमारे पास एक्वा या प्रियस, ये वेट्स बेहतर इंजन की गाड़ी आ गई हैं जो अच्छा फ्यूल एवरेज दे रही हैं, प्लस ये जो आपके पास प्रियस वगैरह है, ये आपको अच्छा एवरेज एक और वजह से भी देती है, क्योंकि ये कौन है? हाइब्रिड है। अब आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने पाकिस्तान में हाइब्रिड का नाम भी नहीं सुना हुआ था, क्या हाइब्रिड कार भी होती होगी कोई, लेकिन इसका मतलब कोई ना कोई तो इंजीनियर होगा ना,
कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने एक ऐसा इंजन डेवलप किया कि भाई सिर्फ उसी पेट्रोल डाल के घसीटने से अच्छा है कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी इंजन को वर्कआउट करवा सकते हैं। तो ये आपके पास जो इंजन बनते हैं ना, तो इनके जो फाइनली एफिशिएंसी निकलती है ना, उसका ग्राफ इसी तरह का बनता है। और इस ग्राफ को देख के अंदाजा हो जाता है कि बुनियादी तौर पर ये जो इंजन है, इसका जो वर्कआउट है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो ये बहरहाल जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में पूरी समरी बन जाती है ग्राफ के ऊपर। ग्राफ देखते पूरी की पूरा मैच समझ में आ जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ देख के कि इस ओवर में बॉल की विकेट गिरी, इस ओवर ये ओवर में रन ज्यादा पिटे, एक पूरा अंदाजा हो जाता है। तो आपके पास ये जो आपके पास ग्राफ है, किसका ग्राफ है? कार्नट साइकिल का। लिखो ग्राफ की हेडिंग डाल के, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ, नीचे लिख लो, अगर डायग्राम बना ली वाली तो नीचे लिख लो, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, टॉपिक एंड हो रहा है हमारा कार्नट इंजन का। If we draw a graph between pressure and volume, if we draw a graph between pressure and volume, then for Carnot cycle, we obtained a closed loop. We obtained a, देखा इस ग्राफ में मैंने वही वर्डिंग यूज की है, cycle. Then for Carnot cycle, we obtained a closed loop. Then for Carnot cycle we obtain a closed loop, कॉमा डाल के लिखो, where area under the loop, where area under the loop represent its useful work, represent useful work done by the engine, या useful मतलब its भी यूज कर सकते हैं, its useful work लिख लो, या फिर useful work done by the engine, represent useful work done by the engine, area under the curve represent the useful work done by the engine। अब देखो मैं पूरा का पूरा टॉपिक समराइज कर रहा हूं। कार्नट इंजन क्या होता है? क्लियर? What is Carnot engine? Clear? Construction clear? Carnot cycle with diagram clear? उसके बाद Carnot cycle के बाद efficiency clear? Efficiency के बाद इसका ग्राफ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक बात बताओ, इसको पढ़ाया बहुत तरीके से मैंने, तो मुझे उम्मीद है कि याद करना बड़ा आसान होगा। ये टॉपिक याद कर लेना। उसका रीजन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आया सेक्शन सी में आएगा और कितने नंबर का आएगा? हाँ, ये बड़ा मसला है, ये समस्या बड़ी है कि सीएस में आएगा या मेडिकल वालों के उसमें आएगा, लेकिन खैर ये आता है टॉपिक, अच्छे से याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन सा टॉपिक है। ठीक है जी, राइट डाउन करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।